हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय चैनल। आज हम बात करेंगे कक्षा 9 और कक्षा 10 के गणित विषय के एक महत्वपूर्ण चैप्टर बहुपद के बारे में। बहुपद पॉलिनोमियल एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसके बारे में पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक बातों की जानकारी होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे राशि के बारे में। राशि या क्वांटिटी कहते हैं इसको। राशि की अगर आप बात करें तो राशि गणित में भी होता है, भौतिक विज्ञान में भी होता है। गणित में जो राशियां होती हैं उनमें केवल परिमाण होता है, वैल्यू केवल होती है। जबकि भौतिक विज्ञान में अगर आप राशियों की बात करें तो भौतिक राशियां वे होती हैं जिन्हें हम किसी उपकरण के द्वारा माप सकते हैं। मतलब उसमें परिमाण भी होना चाहिए और उसमें मात्रक भी होना चाहिए। अब राशि की अगर आप बात करें गणित में तो राशियां दो प्रकार की होंगी। नंबर 1 चर राशि। चर राशि मतलब वेरिएबल, और एक होता है अचर राशि, ये कांस्टेंट। चर राशि और अचर राशि बात करेंगे पहले चर राशियों के बारे में। तो गणित में चर राशियां वे राशियां होती हैं जिनका मान, जिनकी वैल्यू बदल सकती है। मतलब वे राशियां जो कोई भी मान ले सकती हैं, रख सकती हैं, उन्हें हम कहते हैं चर राशियां। जैसे आप देखते होंगे x, y, z जो भी अक्षर होते हैं, हिंदी भाषा का भी प्रयोग करें अगर पुरानी किताबें आप देखिए तो वहां पे क, ख, ग और उन्हीं पर आधारित सूत्र भी आपको दिखेंगे। तो इन्हें भी आप चर राशि कह सकते हैं क्योंकि ये कोई भी मान रख सकते हैं। तो इन्हें कहा जाता है चर राशियां। अचर राशियां क्या है? अचर राशियां वे राशियां होती हैं जिनका मान बदल नहीं सकता है। मतलब वो जो मान रखेंगे वो मान फिर बदलेगा नहीं, उनकी वैल्यू फिक्स होगी। जैसे आप देखिए तो 1, 2, करड़ी में 3, 5, 1/7 जो भी ये संख्याएं आप देखेंगे उन्हें हम कहेंगे अचर राशियां। कुछ विशेष परिस्थितियों में स्मॉल a, b, c इन्हें भी अचर राशियां कहते हैं, लेकिन इसके बारे में बड़े क्लासेस में पढ़ा जाता है। अब हम बात करते हैं कि चर राशियां और अचर राशियों का बहुपद से क्या लेना देना है। तो चर और अचर राशियों से ही बहुपद का शुरुआत जहां से होता है वो मिलता है। मतलब जिसे हम कहते हैं बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक इसका मतलब क्या? बीजीय व्यंजक का मतलब होता है कि चर और अचर राशि जब गुणा या भाग के रूप में एक दूसरे से जुड़े हो तो हमें मिलता है बीजीय व्यंजक या बीजगणितीय व्यंजक, या इसी को हम कहते हैं अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन। बीजीय व्यंजक वो होते हैं जब चर व अचर राशियां परस्पर गुणा या आप कह सकते हैं भाग के रूप में जुड़ेंगे तो मिलेगा हमको बीजीय व्यंजक। जैसे अगर आप बात करिए बीजीय व्यंजक की तो बीजीय व्यंजक हो गया x² + 2xy + y²। ये आपका एक बीजीय व्यंजक है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो 1/x, x² + y², ये भी एक बीजीय व्यंजक है। या आप बात करें तो 9x + 5, ये भी एक बीजीय व्यंजक आप कह सकते हैं। तो बीजीय व्यंजक का मतलब हुआ कि जहां पे चर राशि हो, अचर राशि हो, दोनों गुणा या भाग के रूप में मिले, जुड़े हों, उन्हें हम कहते हैं बीजीय व्यंजक। अब बीजीय व्यंजक से हमें कुछ और स्पेशल चीजें मिलेंगी। जैसे अगर हम बात करें फलन के बारे में, फलन
बीजीय व्यंजक का ही एक रूप होता है, कुछ कंडीशन लगा करके हम फलन बनाते हैं। क्या होता है फलन? फंक्शन। फलन का मतलब है कि ऐसे बीजीय व्यंजक, ऐसे बीजगणितीय व्यंजक जिसमें केवल एक ही प्रकार की चर राशियां प्रयोग की गई हो, केवल एक ही प्रकार की चर राशियां उसमें प्रयोग की जाएंगी, उन्हें हम कहेंगे फलन। जैसे अगर आप फलन की बात करें तो फलन होगा आपका x² + 2x + 1। इस पे आप ध्यान दें। फिर आप देखिए तो x² + 2xy + 2, इस पे ध्यान दें। अब अगर आप यहां पे ध्यान देंगे तो यहां एक ही प्रकार की चर राशि है, मतलब x, तो इसे आप फलन कह सकते हैं। यहां पे देखिए दो प्रकार की चर राशि है, एक x है यहां और यहां, और एक है y। तो y आपका एक दूसरा चर राशि हो गया, तो ये आपके फलन, इसे आप फलन कहेंगे, लेकिन इसको फलन नहीं कहेंगे। अब फलन को लिखते कैसे हैं? तो जब भी फलन को हम लिखते हैं तो फलन का एक नाम रखते हैं और उसके बगल में एक छोटा ब्रैकेट बना करके जो चर राशि उस फलन में प्रयोग की जाएगी उसे उस छोटे से ब्रैकेट में रख देंगे। जैसे समझिए, मान लीजिए फलन है f(x) = x² + 5x + √2। अब ये एक फलन होगा। फलन इसलिए क्योंकि इसमें एक ही प्रकार की चर राशि है, और फलन fx जो लिखा गया है इस पे भी ध्यान दीजिए, fx में जो f है उसे हम फलन का नाम बोलते हैं। फलन का नाम f है, और ये जो x है, x ये दिखाता है कि जो फलन आप ले रहे हैं उसमें चर राशि क्या है। जैसे एक और समझिए, मान लीजिए हमारे पास आ जाए gy बराबर y² + 1y + 7। अब ये हमारा एक फलन है, फलन का नाम g है, और उसमें जो प्रयोग किया गया चर राशि है वो हमारा y है, तो इसे हम कहेंगे फलन। अब फलन के आगे बच्चों हम बात करेंगे बहुपद के बारे में, जो आपका टॉपिक है। बहुपद। बहुपद की जहां तक बात है, इसे अंग्रेजी में पॉलिनोमियल कहेंगे। बहुपद होता क्या है पहले उसे समझें। बहुपद का अर्थ है कि यह एक प्रकार का फलन होगा। बहुपद एक प्रकार का फलन होगा। फलन कहां से आता है? बीजीय व्यंजक से। इसीलिए बहुपद को पढ़ने के लिए या बहुपद पढ़ने से पहले हमें बीजगणितीय व्यंजक, उसके पहले चर और अचर के बारे में जानना जरूरी था। अब बात करते हैं बहुपद के बारे में। बहुपद क्या होगा? बहुपद एक प्रकार का फलन होता है। पहली चीज कि एक प्रकार का वो फलन होता है और उसमें कुछ शर्तें होती हैं। बहुपद की कुछ शर्तें क्या होंगी? देखिए, बहुपद आप किसे कहेंगे? ऐसे बीजीय फलन जिसमें, पहली चीज देखिए इसमें क्या होगा, एक ही प्रकार की चर राशियां हो। पहला, या राशियों की जगह खाली राशि लिखे क्योंकि एक ही प्रकार की चर, एक ही प्रकार की चर राशि होगी। दूसरी अगर आप बात करें तो चर राशि का जो गुणांक होगा, कोफिशिएंट बोलते हैं, गुणांक जो होगा वो एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। तीसरी बात, चर राशि की घात, जो चर राशि की घात होगी, पावर जो होगा, वो एक पूर्ण संख्या, होल नंबर जिसे कहेंगे आप, पूर्ण संख्या हो। और एक नंबर 4 भी एक शर्त होनी चाहिए। बहुपद की शर्त कहीं कहीं इसके बारे में भी दर्शाया जाता है
कि बहुपद में जो भी है ऐसे बीजीय फलन, उनमें पदों की संख्या सीमित होनी चाहिए, पदों की संख्या सीमित हो। मतलब बीजगणितीय फलन होना चाहिए, लेकिन उसमें ये 4 शर्तें अगर हैं तो आप उसे बहुपद कहेंगे। अगर इनमें से कोई भी शर्त पालन में नहीं आता है तो आप वहां पे कह देंगे कि वो बहुपद नहीं है। अब बात करते हैं कि बहुपद में कुछ बातें, जैसे बीजगणितीय फलन आया, इसके बारे में आपको बताया गया, चर राशि हो बताया गया, गुणांक की बात आप करें तो जैसे अगर कहीं पे लिखा है 2x क्यूब, तो इसमें अगर आप देखें तो ये जो x है ये चर राशि होता है, इसके आगे यहाँ पे इंटू के आगे जो दिख रहा है जिसका गुणा हुआ है उसे हम कहते हैं गुणांक, कोफिशिएंट। मतलब x का अगर गुणांक आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे 2, और अगर x का घातांक पूछा जाए या घात पूछा जाए, पावर पूछा जाए तो आप बताएंगे 3। यहाँ पे जो आपको ऊपर दिख रहा है वो 3। तो पहली चीज अगर आप बहुपद की बात करें तो यहाँ आधार में चर होना चाहिए, जैसे x की जगह पे कोई वेरिएबल होना चाहिए। दूसरी चीज कि यहाँ जो आगे आपको दिखेगा ये आपका कहलाता है गुणांक, ये कहलाता है गुणांक, और यहाँ ऊपर इसे हम बोलते हैं घातांक, पावर। अब ये किसी भी बहुपद का स्वरूप तो हो सकता है, लेकिन ये जो गुणांक होगा ये एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए, और ये जो घातांक है वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। बात करते हैं कि कुछ वास्तविक संख्या की, तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बात आ रही है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या रियल नंबर, ये होता क्या है? आपने सुना होगा परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं क्या है, उन्हीं को मिला करके परिमेय संख्या इसको Q से लिखते हैं, परिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या Q डैश, ये दोनों मिल करके, इन दोनों को मिला करके यूनियन संघ इनका बना करके तब मिलता है वास्तविक संख्याएं। मतलब परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं, सभी परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय से, समूह से जो संख्याओं का एक बड़ा समूह मिलता है उसी को हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं। मतलब इसमें परिमेय भी आएंगे, अपरिमेय भी आएंगे। परिमेय और अपरिमेय के बारे में आपको पहले चैप्टर में पढ़ाया जाता है। अब जैसे में अगर आप वास्तविक संख्याओं की बात करें तो आपको जितने भी वास्तविक संख्याओं में बात करेंगे तो जितने प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है, इसके अलावा इनसे मिलकर के ही आपका परिमेय बनेगा, अपरिमेय बनेगा। अब यहां पे बात करते हैं थोड़ा सा परिमेय संख्याओं के बारे में। परिमेय संख्याएं Q, परिमेय संख्याएं क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो P बटा Q के रूप में लिखी जाए और वहां पे Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, और एक महत्वपूर्ण शर्त है कि P और Q जो है वो कोई पूर्णांक हो, पूर्णांक, तो हम उसे परिमेय संख्या कहेंगे। पूर्णांक होना चाहिए, जैसे -1/2, 2 भी ले सकते हैं क्योंकि 2 को 1/1 में 1 लिखा जा सकता है, 3/7, ये सभी आते हैं परिमेय संख्याओं के रूप में। बात आती है अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिन्हें आप P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो P बटा Q के रूप में अगर आप नहीं लिख पाएंगे तो उन्हें हम कह देंगे अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याओं में थोड़ा सा समझ लीजिए इसको भी।
अपरिमेय संख्या क्या होंगी? अब जैसे आप समझिए, मान लीजिए हमारे पास कोई वैल्यू है अंडर रूट में, मान लीजिए कोई ए ले लेते हैं और इसकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं। तो मान लीजिए 2.1231726 ऐसे करके ये वैल्यू आ रहा है, इसी का वैल्यू हो सकता है ये। तो ऐसी संख्या हमको मिल रही है, तो इसे अगर हम बटे में बदलना चाहें तो ये बदल नहीं पाएंगे, क्योंकि हमको ये नहीं पता है कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं। तो वो अगर हमको नहीं पता होगा तो हम किससे गुणा भाग करें, किसे हम अंश में हर में ले जाएं, वो संभव नहीं है। तो ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं, मतलब करड़ी के अंदर ऐसी संख्या जो पूरी तरह से पूर्ण रूप से बाहर ना आ सके, उन सभी को हम अपरिमेय संख्याओं के रूप में लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए करड़ी में 2 है, करड़ी में 3 है, करड़ी में 5 है। अब इन सब की वैल्यू अगर आप निकालें तो पॉइंट में अगर आप इनकी वैल्यू लें तो दशमलव के बाद कितने अंक तक ये जाएगा ये निश्चित नहीं है। तो जब निश्चित नहीं होगा तो आप उसे p/q के रूप में बदल नहीं पाएंगे, और जब p/q के रूप में ये बदलेगा नहीं तो आप इसको कह देंगे अपरिमेय संख्या। जैसे कुछ संख्या आप देख सकते हैं 0.01 001 0001 डैश डैश, इस तरह से अगर कुछ मिले तो आप वहां पे बिल्कुल निश्चित होकर कहें कि अपरिमेय। अब इन सभी का परिमेय पूरा अपरिमेय पूरा मिला करके बन जाता है वास्तविक संख्याएं। बात करते हैं पूर्णांक पूर्ण संख्या। यहाँ पे पूर्ण संख्याओं के बारे में बात किया है। तो पूर्ण संख्या बहुत ही आसान है। पूर्ण संख्या का मतलब होता है कि जब आप प्राकृतिक संख्याओं के प्राकृतिक संख्याओं का जो समुच्चय है उसमें अगर आप शून्य को सम्मिलित कर लें तो बन जाता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में W बराबर 0 1 2 3 4 इस तरह से, मतलब पूर्ण संख्याओं में निगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा और शून्य आएगा। इसमें कभी भी बटे नहीं आना चाहिए। तो ये सभी आपके हो जाएंगे पूर्ण संख्याएं। मतलब जो चर राशि होगी उसकी घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए और पदों की संख्या सीमित हो। ऐसा ना हो कि बहुत सारे पद हो जाए, असीमित पद हो जाए, तो ऐसी स्थिति में वो बहुपद नहीं रह जाएगा। जैसे में अब आप कुछ बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास x² प्लस 3x प्लस 1 है, y² - 2x ले लेते हैं प्लस 5 है, थर्ड x³ प्लस 5x² माइनस 1/x माइनस 7, या ले लेते हैं z प्लस 1/z प्लस 4, फिर √3x² प्लस 2x माइनस 1, एक और ले लेते हैं 6 √-5x³ प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 7। मान लीजिए इस तरह से हमको मिला, तो ये बहुपद होंगे कि नहीं होंगे इसकी पहचान करनी है। तो पहले एग्जांपल पे आप बात करिए। तो x² होता क्या है कि हर एक पद बहुपद की शर्त को जब पूरा करेगा तो पूरा का पूरा जो आपके पास व्यंजक आएगा वो पूरा का पूरा बहुपद कहलाएगा। मतलब एक एक पद बहुपद की शर्त को पूरा करना चाहिए। अब जैसे x², तो x² की अगर आप बात करें तो यहाँ पे क्या है, तो एक चीज और आप ध्यान देंगे। मान लीजिए कहीं पे आपको लिखा हुआ मिल जाए, कहीं भी मान लीजिए मिल जाए, यहाँ पे समझ लेते हैं। मान लीजिए कहीं पे x लिखा है, तो x का मतलब क्या होता है? x अपने आप में बहुत कुछ छिपाए रखता है। जैसे मान लीजिए यहाँ x है, तो x का मतलब कुल है कि इसका घात भी 1 है, इसका गुणांक भी 1 है और ये पॉजिटिव है। तो ये चीजें यहाँ पे आपको समझना होगा कि इसी का प्रयोग हम बार बार देखेंगे। x² अगर है तो इसका मतलब गुणांक में 1 है, तो गुणांक 1 है, घात 2 है। गुणांक एक वास्तविक संख्या है, घात एक पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद है। 3x की बात करें तो 3x भी आपका बहुपद होगा, क्योंकि यहाँ पे घात 1 है, तो घात 1 और गुणांक 3 बहुपद है। 1 की बात करते हैं तो 1 में आपको दिक्कत हो सकता है, तो उसको भी समझ लेते हैं। मान लीजिए 1 है,
कोई भी संख्या, मान लीजिए एक पे ही बात करें तो एक का मतलब क्या है, एक को हम लिख सकते हैं एक गुणे एक, और एक गुणे एक को मैं स्पष्ट लिख दूं इनटू के बजाय इस तरह से, और ये हो जाएगा एक, और इस एक की जगह पे हमको पता है किसी भी चर की घात में जीरो या किसी भी पद की घात में जीरो तो 1 वैल्यू देता है, तो हम यहाँ पे एक की जगह पे x पावर 0 लिख सकते हैं। तो x पावर 0 अगर लिख रहे हैं तो x आपका चर राशि हो गया, इसका गुणांक 1 है, घातांक इसका पूर्ण संख्या 0 है, तो हम कह देंगे कि अगर ये पूर्ण संख्या है और ये घात गुणांक जो है वो एक वास्तविक संख्या है तो ये बहुपद हुआ। तो जितने भी आपको यहाँ पे संख्याएं दिख रही हैं ये सभी एक बहुपद कहलाएंगे, इनको हम कहते हैं अचर बहुपद। अब देखिए तो ये बहुपद है, सभी पद बहुपद तो बहुपद। यहाँ पे आप देखिए एक चर राशि y है, एक चर राशि x है। पहली शर्त है एक ही प्रकार की चर राशि होनी चाहिए, यहाँ पे दो अलग अलग चर राशियां हैं, बहुपद नहीं है। अब आगे बात करेंगे, x क्यूब बहुपद है क्योंकि इसका गुणांक 1 आप बना सकते हो, 5x स्क्वायर बहुपद बना सकते हो, 7 बहुपद है। 1/x को समझिए, 1/x अगर दिया है तो 1/x का मतलब 1/x के पावर में 1, पावर को ऊपर जब ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x, और x के पावर 1 को ऊपर ले जाएंगे तो x के पावर में -1। तो पावर में अगर -1 आ गया तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो पूर्ण संख्या नहीं है मतलब बहुपद की शर्त को पूरा नहीं कर रहा है, तो ये बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे बात करिए z बहुपद है क्योंकि इसका गुणांक 1 घातांक 1 बहुपद है। 1/z की अगर आप बात करें तो ये इसी तरह से z पावर -1 हो जाएगा, तो ये बहुपद है, ये बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये अचर बहुपद है, ये बहुपद नहीं है तो ये बहुपद पूरा नहीं होगा। यहाँ पे आप बात करिए x स्क्वायर का गुणांक √3 है, √3 एक अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या खुद एक वास्तविक संख्या का ही भाग है, तो ये वास्तविक संख्या है, कोई दिक्कत नहीं। x की घात में 2, तो ये पूरा का पूरा बहुपद होगा। 2x भी बहुपद है, -1 अचर बहुपद तो बहुपद है, तो ये टोटल पूरा आपको ये जो पूरा व्यंजक दिख रहा है तो ये बहुपद कहलाएगा। अब यहाँ बात करते हैं, ये थोड़ा सा अलग है, एक्स क्यूब इंटू यहाँ गुणांक में देखिए तो रूट में -5 है, रूट में -5 काल्पनिक संख्या है, तो काल्पनिक गुणांक नहीं होना चाहिए। काल्पनिक संख्या ये है इसकी वैल्यू निर्धारित नहीं की जा सकती है। हाँ थोड़ा बहुत आप समझेंगे, अगर रूट में -5 है तो इसे लिख सकते हैं रूट में -1 रूट में 5। रूट में -1 को अयोटा सम्मिश्र संख्या में पढ़ते हैं इसको, ये एक तरह से काल्पनिक संख्या है, तो ये काल्पनिक अगर हो गया, गुणांक काल्पनिक है जबकि गुणांक वास्तविक होना चाहिए, तो ये बहुपद नहीं होगा। तो इस तरह से आप बहुपद की पहचान कर सकते हैं। आप अपने टेक्स्ट बुक उठाएं और टेक्स्ट बुक में देखें, आपको इससे संबंधित सवाल मिलेगा बहुपद की पहचान करने के लिए। आप इसके सहारे से, इन्हीं की मदद से आप वहां के प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं इसके आगे। एक सवाल उठाते हैं। एक सवाल अगर मान लीजिए किताब में दिया है कि क्या 5 एक बहुपद है, तो इस पे हम अभी चर्चा किए हैं एक को एग्जाम्पल में लेकर के। तो अगर क्या 5 एक बहुपद है, इसको अगर हमें दिखाना है तो बहुत ही सरल है। अभी हमने दिखाया कि 5 लिखेंगे, 5 के आगे हम लिख सकते हैं 5 गुणे 1, 1 की जगह पे हम लिख सकते हैं x पावर 0, ये बहुपद की शर्त को पूरा करता है, इसीलिए 5 एक बहुपद होगा। क्योंकि 5 में अगर हम इस तरह कन्वर्जन कर दें, बदलाव कर दें, तो x का गुणांक 5 है, वास्तविक संख्या, x का घातांक 0 है, पूर्ण संख्या, तो 5 भी एक बहुपद होगा। अब हम बात करते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार। बहुपद का जो वर्गीकरण है वो बहुपद का वर्गीकरण दो आधार पर किया जाता है। एक, पदों की संख्या के
आधार पर, और एक जो वर्गीकरण है बहुपद का वो होता है घात या घातांक के आधार पर। पदों की संख्या के आधार पर जो बहुपद हैं वो तीन प्रकार, 1, 2, 3 प्रकार के। एक पदी, दूसरा द्विपदी, तीसरा त्रिपदी। घातांक के आधार पर अगर आप बात करें तो वो भी 3 प्रकार का, जो आपको पढ़ना है उसी पे बात कर रहे हैं। तो एक होगा आपका रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल। एक है द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और एक है त्रिघात बहुपद। त्रिघात का मतलब क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक पदी का मतलब है कि ऐसे बहुपद जिनमें कुल पदों की संख्या केवल एक हो, उसे हम कहेंगे एक पदी बहुपद। अब बहुपद में पदों की संख्या का निर्धारण आप कैसे करेंगे? तो कोई भी अगर बहुपद लिखा है तो उस बहुपद में पदों की संख्या का निर्धारण करने के लिए उस बहुपद में प्रयोग किए गए धन या ऋण चिन्हों की कुल संख्या को जोड़ करके बताते हैं। जैसे समझ लीजिए x² + 2x + 3, तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो धन या ऋण चिन्हों को जोड़ते हैं। जैसे यहाँ 3 को लीजिए तो 3 के आगे एक धन है, फिर यहाँ पे एक धन है, और फिर यहाँ x² के आगे अभी हमने बताया कि छिपा रहता है, तो यहाँ भी एक धन है। तो तीनों को जोड़ लीजिए धन या ऋण चिन्हों को जोड़ने पर, तो 1, 2, 3, तो ये त्रिपदी बहुपद होगा। इसमें 3 पद हैं। या इसके अलावा आप देखिए x² - 4, तो x² - 4 की अगर आप बात करें तो यहाँ पे 4 के आगे एक माइनस और यहाँ पे x² के पहले एक प्लस, तो माइनस और प्लस 2 चिन्ह मिल गए, तो 1, 1, 2, तो इसमें कुल 2 हैं, तो दोनों को जोड़ करके आप बता देंगे द्विपदी, तो ये एक द्विपदी बहुपद कहलाएगा। इस प्रकार से अगर आप देखें तो एक पदी बहुपद का मतलब हुआ जिसमें पदों की संख्या एक हो, जैसे x हो जाए, 2y हो जाए, 9y² हो जाए। इन सब में देखिए तो एक एक पद है, और या मान लीजिए माइनस में 5x लिखा हो तो ये भी आपका एक पदी ही होगा। द्विपदी का मतलब x + 3 ले लीजिए, y² - 4 ले लीजिए, तो इसमें 2 पद हैं। त्रिपदी का मतलब 3 पद, x² + 5x + 9, 2x³ + 5x² + 7, तो इन सब में 3 पद हैं, तो ये त्रिपदी कहलाएगा। तो एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी बहुपद। अब बात करते हैं उधर रैखिक घातांक के आधार पर जो वर्गीकरण है, इसमें रैखिक बहुपद है, द्विघात बहुपद है और त्रिघात बहुपद है। रैखिक बहुपद क्या होता है? रैखिक बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल, ऐसे बहुपद जिनकी घात एक हो। अब बात करते हैं कि बहुपद की घात क्या होती है? तो किसी भी बहुपद में जो भी चर राशियां प्रयोग की गई हैं, उन चर राशियों में जो सबसे बड़ी घात होगी उसी को हम उस पूरे बहुपद की घात बोलेंगे। जैसे अगर आप देखें, मान लीजिए दिया है x² + 5x + 9, तो यहाँ पे आप देखिए तो 9 में x की घात कितनी है ये आप देख चुके हैं, 0 बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे x⁴ बना सकते हैं, 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, तो टोटल अगर आप बहुपद की बात करें तो इस बहुपद में x की जो अधिकतम घात है, चर राशि की अधिकतम घात है,
वो 2 है, तो इसे हम कहेंगे द्विघात बहुपद, मतलब बहुपद की जो घात है वो 2 है। एक और देखिए, √3y³ - 7y + 8। यहाँ पे अगर आप देखिए तो y चरराशि के रूप में है, चरराशि की अधिकतम घात जो है वो 3 है, तो ये कहलाएगा आपका त्रिघात। बात करते हैं रैखिक बहुपद की। रैखिक बहुपद ऐसा बहुपद होता है जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 1 हो और उसका मानक रूप होता है ax + b, जहां पे a और b अचर राशियां होंगी, गुणांक होंगे, ये गुणांक के रूप में यहाँ पे है, a और b अचर राशियां होंगी, जबकि a का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो ये रैखिक बहुपद कहलाएगा। जैसे में अगर आप देखिए तो 2x + 5 5y z + 7, तो इन सब में आप देखिए तो चर राशि अगर यहाँ x ले रहे हैं तो अधिकतम घात 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी z चर राशि है उसकी घात 1 है, तो ये रैखिक बहुपद कहलाएगा। बात करते हैं द्विघात बहुपद की। द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है वो होता है ax² + bx + c, जहाँ पे a का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए और ये जो a, b और c है ये रियल नंबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे a और b रियल नंबर हो, वास्तविक संख्या होनी चाहिए, तो उसे हम कहेंगे द्विघात बहुपद। जैसे अगर आप देखें तो 2x² + 7x + 5 या x² + 4 भी ले सकते हैं, अधिकतम घात 2 है, या केवल आप y² रख लें तब भी वो आपका द्विघात बहुपद ही होगा। तो इसे हम कहेंगे द्विघात बहुपद जिसमें x, y या z जो भी चर राशि आप लेते हैं उसकी अधिकतम घात 2 हो। अब बात करते हैं रैखिक बहुपद के बाद आखिरी त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद वे बहुपद होते हैं जिनमें चर राशि की जो अधिकतम घात होगी वो 3 होगी। मानक रूप इसका क्या होता है, ax³ + bx² + cx + d, जहां पे a का मान 0 नहीं होना चाहिए, a, b, c और d एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं के ही ये पद होने चाहिए, वास्तविक संख्या होनी चाहिए, तो हम त्रिघात बहुपद कहेंगे। इसमें आप एग्जांपल देख लीजिए, जैसे x³ + 5x² - 9x + 7, या कहीं पे x³ + 1 मिल जाए, या इसको सही कर दें z³ + 5z² + 7, तो ये सभी आपके त्रिघात बहुपद कहलाएंगे। तो आपने देखा यहाँ पे कि बहुपद का जो क्लासिफिकेशन, जो वर्गीकरण है, वो बहुपद का प्रकार, पदों की संख्या के आधार पर और घातांक के आधार पर 2 अलग अलग वर्गीकरण किया गया है। अब इसके आगे बहुपद के प्रकार के बाद आगे हम लोग देखेंगे कि बहुपद में और कौन कौन सी जरूरी चीजें हैं जो हमको जाननी चाहिए। धन्यवाद।